हेलो दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, नया चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ये टॉपिक क्या है? गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। तो आज हम लोग जानेंगे गुणा और भाग के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़ सकें। तो जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो चलो भाई, शुरू हो जाओ। देखिए, गुणा और भाग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, गुणा और भाग तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं, सेकंड थर्ड क्लास से, तो इसके बारे में सबको पता होगा। तो इस टॉपिक को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। आज थोड़ा सा क्या करेंगे, समझाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। गुणा भाग सबको आता है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये हो जाता है कि उसमें जो कुछ नियम होते हैं, अब नियम भी सबको पता होता है लेकिन उस नियम को कहते क्या हैं, वो जो एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम में उस नियम का नाम पूछ लेता है और नाम पता नहीं होता। नियम आपको पता है लेकिन नाम नहीं पता है कि इस नियम को कहते क्या हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, यही सब हम लोग समझेंगे। इसको आज ऊपर ऊपर से थोड़ा सा क्या करेंगे, जान लेंगे। उसके बाद में कल हम इसके क्वेश्चंस करवाएंगे। तो जिन लोगों को आना था वो लोग आ चुके होंगे। शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो हेडिंग है क्या है? गुणा। क्या होता है गुणा? सब लोग जानते हैं गुणा क्या होता है। तो गुणा और कुछ नहीं होता है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से अच्छा है कि उसको जितनी बार जोड़ना है उसी से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। ठीक, तो जब हम क्या करते हैं, एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो जो प्रक्रिया होती है वो गुणा का रूप धारण कर लेती है। तो एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा कहलाती है। ठीक, अब जैसे देख लेते हैं उदाहरण इसका। मान लीजिए कि 2 को क्या करना है, 5 से गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं, 2 को 5 बार जोड़ते हैं पहले। दो को 5 बार जोड़ने पर क्या आ रहा है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। सबको पता है 2 को जब हम 5 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, हमने कितनी बार इसको जोड़ा है, 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए ये तो छोटा अंक था, चलिए जोड़ भी लिए। अगर बड़ी संख्या हो, जैसे जैसे मान लेते हैं कि 199 है और 199 को 450 बार क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या आप इतनी बार जोड़ेंगे? बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ये है कि आप उसको 450 को 199 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आसान जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगा, 2 को 5 बार जोड़ने से अच्छा है कि 2 को 5 से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती, संख्याओं को एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही गुणा कहलाती है। ठीक, तो ये बात थी कि गुणा कहते किसे हैं। अब जैसे मान लीजिए दो क्या है, छोटा छोटा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। यदि एक बच्चा एक गेंद, क्या है, एकदम छोटा छोटा सवाल। यदि एक बच्चा
एक गेंद 12 रुपए का खरीदता है, ठीक। तो ऐसे ही 30 गेंदों का मूल्य कितना होगा? ऐसे ही 30 गेंदों का मूल्य कितना होगा? बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। जैसे देखिए क्या है, एक गेंद का मूल्य है 12 रुपये। क्या है? एक गेंद का मूल्य जो है वो है 12 रुपये। अब इसी तरह की कितनी गेंदें हैं? 30 गेंदें। तो 30 गेंदों का हमको दाम बताना है कि कितना होगा। तो 30 गेंदों का दाम कितना होगा, इसका मतलब है कि गेंदें क्या हैं? एक गेंद है 12 रुपए की, और इसी तरह की अगर 30 गेंद हो तो उसका मूल्य क्या होगा? तो 12 को क्या हम 30 बार जोड़ेंगे? आंसर तो आएगा, लेकिन प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है कि हम क्या करेंगे, 12 से इस 30 को गुणा करेंगे, ठीक। तो जब 30 से 12 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। और यही 360 हमारा क्या हो जाएगा? 360 रुपये में 30 गेंदें मिल जाएंगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये था कि गुणा कहते किसे हैं। अब जैसे हर चैप्टर में हर चीज़ के अपने अलग अलग कुछ नियम होते हैं, तो उसी तरह इसका भी कुछ नियम है। तो अब बात करते हैं इसके नियमों की, ठीक है। तो आप लोगों के सिलेबस में क्या है? पूर्ण संख्याओं का गुणा, ठीक। तो हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करेंगे कि पूर्ण संख्याओं में गुणा का जो नियम है वो क्या है, गुणा के नियम कैसे कार्य करते हैं पूर्ण संख्याओं के गुणा करने में। तो हेडिंग क्या होगी? पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, ठीक। सबसे पहला क्या है? गुणन का संवरक प्रगुण। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी और कुछ नहीं होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। जब मान लीजिए क्या है कि मान लीजिए, मान क्या लीजिए, सीधे लिखिए कि दो पूर्ण संख्याओं को दो पूर्ण संख्याओं a तथा b का गुणनफल
भी एक पूर्ण संख्या, और वो संख्या क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि c है, ठीक है, भी एक पूर्ण संख्या होगी, होगा, गुणनफल है ना, होगा, ठीक। तो इतना सा नियम है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, संवरक प्रगुण बोलते हैं। अब आपसे सवाल अगर आएगा तो यही आएगा कि संवरक प्रगुण क्या है, या फिर हो सकता है कि ये लाइन लिख दिया जाए कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है, ये गुणनफल का कौन सा नियम है, या ये गुणा का कौन सा नियम है। तो ये कौन सा प्रगुण है, ये कौन सा नियम है, तो ये है संवरक प्रगुण, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो जब हम दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणनफल जो आएगा वो सदैव क्या होगा, एक पूर्ण संख्या। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 2 को जब हम 3 से गुणा करेंगे, जो कि 3 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो हमको मिलेगा क्या, 6, और 6 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्यों भाई, क्योंकि 0 से लेकर के और अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना आप लिख पाइए, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या ही तो है। तो जो भी आएगा गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्याएं ही होंगी, ठीक। गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण, दूसरा क्या है, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। अब देखिए, इसमें जानते सब लोग होंगे कि इसमें होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है, ठीक। लेकिन जब इसके नाम से पूछ लिया जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको नहीं याद आएगा कि ये होता क्या है। तो गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण मतलब अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, क्यूमिटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, क्यूमिटेटिव लॉ, ठीक। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय का मतलब इतना सा होता है कि चाहे 2 को 3 से गुणा करिए या फिर 3 को 2 से गुणा करिए, आएगा क्या, 6 ही। मतलब a को b से करिए या फिर b को a से करिए, आएगा उतना ही। तो ये क्या होता है, ये बराबर होता है, चाहे a गुणे b करिए चाहे b गुणे a करिए, आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a गुणे b बराबर b गुणे a, यही होता है क्या, क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक। मार्कर दूसरा है यार। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, गुणनफल का तत्समक अवयव। गुणनफल का तत्समक अवयव, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये है आपका तीसरा नियम, सॉरी तीसरा है ना, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो तत्समक अवयव में क्या होता है कि किसी पूर्ण संख्या को एक से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा,
एक से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो किसी पूर्ण संख्या को एक से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या होगी। भाई एक से किसी को भी गुणा करिए, क्या होगा? वही आएगा जिसमें आप गुणा करेंगे। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणनफल का तत्समक अवयव ये बोला जाता है। जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, जीरो को छोड़ करके, ये भी लिख लीजिएगा। एक्सेप्शन में क्या है? जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो में भाई जब एक से गुणा करेंगे तो क्या होगा? वैसे हाँ, जीरो ही तो आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी पूर्ण संख्या में क्या करेंगे? जब हम एक से गुणा करेंगे तो क्या होगा? वही पूर्ण संख्या आ जाएगी। जीरो में भी एक से गुणा करेंगे तो वही आएगा। ठीक, जैसे उदाहरण मान लीजिए, इसमें दो एक संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब इसमें एक से गुणा करेंगे तो दो ही होगा। 100 है, 100 क्या है? 100 भी एक पूर्ण संख्या है। 100 में जब एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 100 ही आएगा। मान लीजिए 1000 है या 999 है, इसमें भी जब हम एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 999 ही आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव बोलते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। अगला नियम कौन सा है? चौथा, शून्य का गुणन गुण। शून्य का गुणन गुण। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। अब इसमें क्या होता है भाई? तो आप सब लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है। किसी भी पूर्ण संख्या को जीरो से गुणा करने पर गुणनफल क्या आएगा? किसी भी पूर्ण संख्या में जीरो से गुणा करने पर गुणनफल क्या आएगा? किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होगा। जीरो से आप किसी में भी गुणा करिए, चाहे कितनी भी छोटी संख्या क्यों ना हो और चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर आपने उसको जीरो से गुणा किया तो क्या हो जाएगा? गुणनफल जीरो एकम जीरो। 100 को जीरो से करिए, जीरो। 9999 को गुणा करिए जीरो से, जीरो। ठीक है, तो ये होता है शून्य का भवकाल। अब है गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। क्या है ये? महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो अब बताने जा रहे हैं।
गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण, जिसको बोला क्या जाता है अंग्रेजी में एसोसिएटिव लॉ। ठीक, तो एसोसिएटिव लॉ यानी कि ये क्या है, साहचर्य प्रगुण। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें मान लीजिए कि आपके पास माना 3 पूर्ण संख्याएं हैं। तीन पूर्ण संख्याएं ए, बी और सी हैं। ठीक, अब अगर ये 3 पूर्ण संख्याएं हैं तो इसमें क्या होगा, ए गुणे बी गुणे सी बराबर क्या होगा, ए गुणे बी गुणे में सी। कहने का मतलब क्या है कि चाहे आप पहले बी और सी को गुणा कर लीजिए, उसके बाद उसको ए से गुणा करिए, और चाहे आप पहले ए और बी को गुणा कर दीजिए और उसके बाद जो है उसको सी से गुणा करिए, रिजल्ट जो होगा, परिणाम जो होगा, वो दोनों ही केस में क्या आएगा, बराबर आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, साहचर्य प्रगुण बोलते हैं, वो भी गुणन का। ठीक, अब जैसे उदाहरण में मान लेते हैं कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 2, 3 और 5। क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 करिए, चाहे 2 गुणे 3 एक ब्रैकेट में कर दीजिए और उसको जो है उसको गुणे में 5 करिए, क्या होगा, बराबर ही आएगा। सबसे पहले इसको गुणा करते हैं, 3 पचे होगा 15, तो 2 गुणे में आया 15, बराबर में क्या होगा, 2 तियाँ होगा 6 और गुणे में क्या आएगा 5। अब 2 15 30 यानी कि 15 दूना 30 करिए और चाहे फिर क्या करिए 6 पंचे 30 करिए, दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला नियम क्या है, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ठीक, इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें ये होता है कि फिर से मान लीजिए आपके पास 3 संख्याएं हैं। क्या हैं, 3 पूर्ण संख्याएं हैं, ए, बी और सी। क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, अब इस बार क्या होगा, तो इस बार ये होगा कि इसमें से अगर ए गुणे में है
और b प्लस सी क्या है, योग में। इस तरह से a गुणे ब्रैकेट में b प्लस सी है, तो ये किसके बराबर होगा, तो a का पहले b से गुणा होगा, यानी कि a गुणे b प्लस a का c से गुणा होगा, यानी कि a गुणे c। तो चाहे आप पहले इन दोनों को जोड़ करके a से गुणा करिए, या फिर a को b से गुणा कर लीजिए और a को c से गुणा कर लीजिए, उसके बाद में जोड़िए। उत्तर दोनों केस में क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं, वही मान लेते हैं 2 3 और 5 है, तो 2 है और 3 है और 5 है। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 3 प्लस 5 है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5, यानी कि इस 2 का इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, उसके बाद में जुड़ेगा। ठीक, अब चाहे पहले इसको दोनों को जोड़ लीजिए, तो 3 5 क्या हो जाएगा, 8, तो 2 गुणे में क्या हो जाएगा, 8। और चाहे पहले इसको दोनों को क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए और फिर जोड़िए, तो 2 3 6 प्लस 2 5 10। अब यहाँ भी 2 8 कितना आ रहा है, 16, और यहाँ भी 10 और 6 कितना आ रहा है, 16। तो आंसर दोनों केस में बराबर है। इसी को क्या बोला जाता है, गुणन संक्रिया पर गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। इसी की जगह जब माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण पर गुण। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो लिख लीजिएगा, अगला जो नियम है वो क्या है, गुणन संक्रिया पर गुणन संक्रिया का योग पर, अरे योग नहीं भाई, घटाने पर वितरण प्रगुण। ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें भी मान लीजिए यही ए बी सी 3 पूर्ण संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा, a गुणे, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि घटाने की बात हो रही है। ठीक, यहाँ पर योग था, तो a गुणे b माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, a गुणे b माइनस a गुणे सी, ये हो जाएगा। इसमें भी इसी उदाहरण को करके आप कर लीजिएगा, इसी तरह से आएगा, बस जहाँ पर जोड़ना था वहाँ पर घटा लीजिएगा। ठीक, तो इतने प्रकार के नियम थे इस गुणा वाली प्रक्रिया में। तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 2 थोड़ा छोटा छोटा है, सवाल कर लेते हैं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, फिर समाधान खोजा जाए। देखिए, इन सब पर जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये क्लियर होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको ये याद हो जाएंगे, रट जाएंगे, आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन पर आधारित सवाल ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्लास ले रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पर समझ में आ रहा है, और बाद में आपको जब आपके सामने सवाल आता है और सवाल आपसे नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और मैथ जो है ये केवल प्रैक्टिस ही मांगती है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे खुद को उतना ही बेहतर
महसूस करेंगे। तो एक सवाल है छोटा सा, देखते हैं क्या है। पूर्ण संख्याएं 6, 9 और 11 लेकर गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। पूर्ण संख्याएं 6, 9 और 11 लेकर क्या करना है आपको, गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। ये करना है, तो कर दीजिए भाई जल्दी से पुष्टि। बताइए दोनों साइड क्या आएगा, LHS और RHS। यही तो करना है, साहचर्य नियम की पुष्टि करनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना सा है कि क्या होता था, A गुणे में B गुणे C होता था, और ये बराबर होता था किसके, A गुणे B और गुणे में C। तो ये मान लीजिए एक तरफ LHS है और एक तरफ RHS है। अब ABC के जगह पर इन्हीं तीनों को रखकर क्या कर लीजिए, पुष्टि कर लीजिए। और बताइए जवाब जल्दी से कमेंट करके कि दोनों तरफ क्या आएगा। बताइए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए A की जगह पर 6 रखिए, गुणे में B के जगह पर 9 रखिए, गुणे में C के जगह पर 11 रखिए। अब वहाँ यहाँ भी उसी तरह से करिए, A की जगह पर 6, B के जगह पर 9 और C के जगह पर 11। ठीक, ये आपका हो गया LHS और ये आपका हो गया RHS। ठीक, अब पहले सबसे आप क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला सॉल्व किया जाता है, तो इसको गुणा कर लीजिए। 11 नमा हो जाएगा 99, यानी कि 6 गुणे में आएगा 99। बराबर में इधर ब्रैकेट में क्या है, 6 नमा 54, गुणे में कितना आएगा 11। अब इससे इसको गुणा करिए, तो 6 नमा 54 के 4 हासिल 5, 6 नमा 54 और 5 59। इधर क्या आ जाएगा, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 पचे 55 और 4 59। तो क्या आया भाई, 594 दोनों साइड, यानी कि LHS बराबर RHS। तो हो गई पुष्टि, हो गई पुष्टि कि नहीं हो गई, 594 दोनों तरफ आ गया। ठीक, कोई दिक्कत, छोटा सा सवाल। अब जैसे मान लीजिए पेपर में आपके सामने आता है सवाल कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रगुण का प्रयोग करके निम्न का गुणनफल ज्ञात करिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, करते हैं। सवाल क्या है, पहला नंबर सवाल यानी कि A क्या है, 487 गुणे में 1008।
भैया 4 सवाल यहाँ पर लिख रहे हैं, एक हम बताएंगे, 3 आपके लिए होमवर्क है। सवाल नंबर 2, ये ऑप्शन नहीं है, सवाल है, याद रखिएगा। 998 गुणे में 436। सवाल नंबर 3, 6754 गुणे में 94। और सवाल नंबर डी यानी कि 4, क्या होगा? 26,478 गुणे में 106। तो ये 4 सवाल हैं और इनको आपको करना है वितरण नियम का प्रयोग करके। चलिए सबसे पहले पहला वाला, ठीक है, पहला वाला देखिए क्या है। 487 गुणे में 1008। इसको कैसे हल करना है? तो इसको हल करना है वितरण नियम का प्रयोग करके, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके। अब वितरण प्रगुण क्या था? तो वितरण प्रगुण याद कीजिए कि कुछ इस प्रकार से था, a गुणे b प्लस सी अगर होता है तो वो क्या हो जाता है, a गुणे b प्लस a गुणे c, यही तो होता है वितरण प्रगुण। और अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, बस इतना सा अंतर होता है प्लस माइनस वाले में, ठीक। ये लिखा है 487 और ये लिखा है 1008। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक। और इस तरह से तोड़ेंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो क्या हो जाए, आसान हो जाए, कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए 487 को अगर तोड़ेंगे 480 प्लस 7 या 490 माइनस 3 में, तो भी मतलब भर का कैलकुलेशन हो गया, तो हम इसको नहीं तोड़ेंगे, ठीक। इसको वैसे लिखा रहने दीजिए, ठीक। 1008 जो लिखा है इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1008 का मतलब 1000 प्लस 8, ये हुआ। अब ये इसी तरह से बन गया कि नहीं बन गया, देखिए बन गया ना। अब a गुणे b प्लस सी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a गुणे b यानी 487 गुणे में 1000 प्लस a गुणे c, पहले इससे गुणा फिर इससे गुणा, a गुणे c यानी कि 487 गुणे में 8। अब क्या करिए, दोनों को गुणा कर लीजिए, तो कैलकुलेशन यहाँ पर आसान है उसके कंपैरिजन में जो अगर आप क्या करते 487 को ब्रेक करते, ठीक। यहाँ पर क्या है, 487 है, यहाँ पर 3 जीरो है, 1000 से गुणा करना है, 3 जीरो लग जाएगा, तो 487 और 3 जीरो हो गया, ठीक। 487 को 8 से गुणा करना है तो 8 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, हो जाएगा 8 सते 56 के 6, 5 हासिल, 8 अठे 64 और 5 69 के 9, 6 हासिल, 8 चौक 32 और 6 38 हो गया, 3896, ठीक। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो ये 6 आ जाएगा पहले, फिर 9 आ जाएगा, उसके बाद में 8 आ जाएगा, 7 3 10 के 0, 1 हासिल, 8 1 9 और 4, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से है, आपको क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक को जो अच्छे से कैलकुलेशन आसान कर सके, इस तरह से आपको ब्रेक करना है। अब जैसे 998 गुणे में 436 है, तो बी वाले को आप ब्रेक करेंगे तो किस में करेंगे, हिंट दे दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करिएगा, ठीक है, हिंट मैं दे दे रहा हूँ। तो 998 को इसमें ब्रेक कर दीजिए 1000 माइनस 2 में, और गुणा करना है इसको 436 से, मतलब 1000 माइनस 2 में हमने 998 को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक। तो एक बार इससे गुणा होगा इसका और एक बार इससे गुणा होगा, समझ गए। इसी तरह से सी वाला है 6754, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 94 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 100 माइनस 6,
94 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 6, तो ये 94 होगा। तो इसको इस तरह से ब्रेक करके कर दीजिए। डी वाले को किस में ब्रेक करेंगे, अब डी वाला आप लोग खुद करिएगा, ठीक। तो इनको ये सवाल जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, भाग के बारे में बताते हैं। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद छुट्टी, फिर कल क्वेश्चन किया जाएगा आराम से मज़े से, है ना। तो ये तो रही बात गुणा की। अब हम बात करने वाले हैं भाग की। किसकी, भाग की, ठीक। तो भाग क्या होता है भाई, तो मान लेते हैं कि दो दोस्त थे। क्या थे, दो दोस्त थे, और वो दोनों क्या किए, मान लेते हैं कि दो दोस्त थे, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम श्याम, ठीक। वही पुराने वाले का राम श्याम। अब वो क्या करते हैं कि एक दुकान पर जाते हैं और वो दुकान से क्या खरीदते हैं, 10 ठो चॉकलेट खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, 10 चॉकलेट खरीदते हैं, ठीक। अब चॉकलेट तो 10 खरीद लिया, ठीक है, दोनों लोग मिलकर के 10 चॉकलेट खरीदते हैं। अब दुकान वाला क्या करता है, उन लोग को 10 चॉकलेट किसी एक को ऐसे ही पकड़ा देता है एक साथ में। अब उन दोनों लोगों को क्या करना है, उस चॉकलेट को आपस में बराबर बराबर बांटना है। समझ में आया कुछ, क्या करना है कि चॉकलेट को उन दोनों को आपस में बराबर बराबर में बांटना है। अब कैसे बांटेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए एक चॉकलेट वो उसको देता है, एक चॉकलेट खुद रखता है। मान लीजिए राम है, ठीक, राम के पास में है, तो राम क्या करता है, सबसे पहले एक चॉकलेट श्याम को देता है और एक चॉकलेट खुद रखता है। शुरू से देखिए, 10 चॉकलेट उनको मिलता है। अब होता क्या है कि राम है ये और श्याम है ये, तो ये क्या करता है, इसके पास कुल हैं 10 चॉकलेट, एक अपने पास रखा, एक दिया श्याम को। कितने बचे, 8 अभी भी बचे हैं, 8 बचे हैं ना। अब इस 8 में से फिर से इसने एक इसको दिया, एक खुद रखा, कितने बचे, 6 बचे। इस 6 में से इसने एक इसको दिया, एक खुद रखा, कितने बचे, 4 बचे। इस 4 में से एक इसको दिया, एक खुद रखा, कितने बचे, 2 बचे। इस 2 में से एक इसने दिया इसको और एक खुद रखा, कितने बचे, 0 बचे। तो कितनी बार इसको बांटना पड़ा, 5 बार। कितनी बार, 5 बार बांटना पड़ा। यानी कि अब इसके पास कुल कितनी चॉकलेट हो गई है, तो 1 2 3 4 5 चॉकलेट हो गई। कितने लोगों में बंटवारा होना था, राम और श्याम 2 लोग थे, इन 2 लोगों में बंटवारा होना था, ठीक। 2 लोगों में बंटवारा होना था, 10 चॉकलेट थी, बंटवारा कितनी बार हुआ, 5 बार। तो जितनी बार बंटवारा हुआ उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, भागफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
भागफल बोलेंगे। जितने लोगों में बंटवारा होना था ये क्या है, 2 लोग हैं, तो ये 2 क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक। कुल चॉकलेट कितनी थी, तो वो थी 10, और ये 10 क्या है, ये 10 है भाज्य। क्या है, भाज्य। और ये जो आखिरी में 0 बचा है, ये 0 क्या है, शेषफल है। क्या है, शेषफल। तो देखिए इस बंटवारे ने किसका रूप धारण कर लिया, भाग का। भाग का मतलब ही होता है बंटवारा, किसी चीज का एक पार्ट, एक अंश। अगर ये एक सेब है तो भाग इसका मतलब क्या होगा, इसके हमने 2 भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए, 6 भाग कर दिए, 8 भाग कर दिए। तो भाग का मतलब ही होता है बंटवारा। ठीक, तो 10 तो ये क्या था, ये पूरा था कि भाग की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ये कैसे काम करती है। ठीक, तो इसको हम अब देखिए सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसको सही करते हैं। तो 10 चॉकलेट थी, 2 लोगों में बांटनी थी, कितना कितना मिलेगा, तो 2 पंचे 10, यानी कि 5 बार जा रहा है, 5 बार बंटवारा हुआ है, तो यही 5 तो है भागफल। और 5 बार एक एक बंटवारा हुआ है, यानी कि 5 ही तो मिला है, तो वही 5 क्या है, जो 5 बार जा रहा है वही 5 है भागफल। तो इसको हम कहते हैं भाग, भाग की क्रिया। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, भाग की क्रिया कहते हैं। जानते ही होंगे आप लोग, हमने तो बस इसको ऐसे ही बता दिया कि थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आखिर ये कैसे होता है भाग। अब क्या बचा है, अब इसमें एक छोटा सा जो रूल होता है, नियम होता है, वो भी आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी अब पढ़ा रहे हैं तो बताना हमारा फर्ज है। ठीक, तो वो होता क्या है कि भाज्य जो होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। ठीक, सबसे पहले भाजक और भागफल को गुणा कर लीजिए और उसमें क्या करिए, जो शेषफल है उसको जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा भाज्य। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक क्या, बस यही नोट करना है, बाकी भाग तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद इसको मिटा करके इसके भी कुछ नियम हैं, तो उन नियमों को समझाते हैं कि आखिर पूर्ण संख्याओं में भाग के क्या नियम हैं। जैसे गुणा के नियम थे संवरक, प्रगुण, तत्समक, अवयव, उसी तरह से इसके भी हैं। तो जल्दी जल्दी इसको करिए, उसके बाद में फिर शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। ठीक है, पहला क्या है, पहला नियम इसका जो है ये है, भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण। भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण।
यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, तो देखिए गुणा में क्या होता था कि जब हम पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करते थे तो हमको पूर्ण संख्या ही मिलती थी। यहाँ पर देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या हमने लिया 2 और एक संख्या लिया 3, नहीं एक संख्या हमने लिया 4, 2 पूर्ण संख्या, चलिए ठीक है, एक संख्या हमने 2 लिया और एक संख्या हमने 3 लिया। ठीक, अब 2 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो क्या हमको पूर्ण संख्या मिलेगी? तो भाई कैसे मिलेगी, ये संख्या तो दशमलव में आएगी। तो पूर्ण संख्या कहाँ है? जब संख्या दशमलव में आ रही है तो पूर्ण संख्या कहाँ पर है? 2 एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, और जब एक पूर्ण संख्या से एक पूर्ण संख्या में भाग दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। और यहीं पर क्या है, अगर 4 है तो 4 एक पूर्ण संख्या है और 2 एक पूर्ण संख्या है, और इसको अगर इससे भाग दे तो पूर्ण संख्या आएगी, लेकिन इसमें नहीं आ रही है। इसमें क्या आएगा, 0.67 ऐसे ही आएगा। ठीक, जो कि क्या है, दशमलव संख्या है, भिन्न में है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि आ भी सकता है पूर्ण संख्या और नहीं भी आ सकता है। तो जब दोनों चांस है तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देने पे हमेशा पूर्ण संख्या ही मिले, तो ये जरूरी नहीं है। तो संवरक प्रगुण जो है वो भाग के लिए मान्य नहीं है, भाग में काम नहीं करता है। ठीक, भाग में संवरक प्रगुण नहीं होता, लागू नहीं होता। ठीक है, ये लागू लिख दीजिएगा यहाँ पर, समझ गए? पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देने पर जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या ही आए। उदाहरण यहाँ आपके सामने है, ऐसी बहुत सारी संख्या, 5 को भी 3 से करेंगे नहीं आएगा, जबकि 5 भी पूर्ण संख्या और 3 भी पूर्ण संख्या है। तो तमाम ऐसी संख्याएं हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। क्या है? शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण, ये हमारा दूसरा नियम। तो देखिए, जब किसी संख्या को, सॉरी पूर्ण संख्या की बात हो रही है ना, जब किसी पूर्ण संख्या को 0 से भाग किया जाएगा तो क्या होगा, देख लीजिए आप लोग खुद ही अपनी आंखों से, नहीं तो कहेंगे कि सर जी झूठे बता रहे हैं, विश्वास ही नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए 2 है एक पूर्ण संख्या, और 0 से अगर हम इसको भाग देंगे तो क्या होगा, जो कि 0 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या। ठीक, अब इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 0 दूना 0, यहाँ पर 2 आ गया, 0 दूना 0, यहाँ पर 2 आ गया, 0 दूना 0, यहाँ पर 2 आ गया। ऐसे इसको दिन रात देते रहिए, दिन रात देते रहिए, और ये क्या होगा, कभी नहीं ख़त्म होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि परिभाषित नहीं है। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, अपरिभाषित। मतलब शून्य से भाग परिभाषित नहीं है किसी भी पूर्ण संख्या में, तो अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, परिभाषित नहीं है, जिसका मतलब क्या है कि अपरिभाषित। अब बचा क्या, तीसरा। तीसरा क्या है भाई, तो तीसरा है पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण।
पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण क्या होगा? क्या होगा? बताओ भैया, कोई तो बताओ। किसी भी पूर्ण संख्या में जब हम एक से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा? भागफल वही संख्या मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक संख्या है 5, ये भी पूर्ण संख्या है, और इसको जब आप एक से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 पंचे 5। 6 को एक से भाग देंगे क्या मिलेगा? 1 छक्के 6। और 99 को अगर एक से भाग देंगे क्या मिलेगा? 99 भी मिलेगा। ठीक, तो क्या होगा कि किसी भी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर हमको भागफल के रूप में वही संख्या मिलेगी। क्या होगा? भागफल वही पूर्ण संख्या मिलेगी। ठीक है, ये मिलेगा। देखते हैं चौथा प्रॉपर्टी क्या है। इस यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। अब शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, तो कह दो लिखो काहे है। देखिए, इसमें यह है कि शून्येतर का मतलब क्या होता है? शून्येतर का मतलब होता है शून्य से बड़ी। शून्येतर का मतलब क्या होता है? शून्य से बड़ी। तो शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग अगर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? मान लीजिए शून्य को हम एक से ही भाग देते हैं तो क्या मिलेगा? शून्य ही मिलेगा। शून्य को अगर 15 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? शून्य ही मिलेगा। 15 जीरो में जीरो ही तो होता है। जीरो को अगर आप 15 से भाग देंगे तो क्या होगा? 15 जीरो में जीरो, लो खत्म, काम खत्म हो गया। ठीक, इसी तरह से क्या होगा? किसी भी संख्या से, किसी भी पूर्ण संख्या से जो कि शून्य से बड़ी हो, उससे जब आप क्या करेंगे? शून्य को भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा? भागफल शून्य मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा? शून्य। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर क्या होगा? शून्य प्राप्त होगा। ये है यहाँ का चौथा नियम। अब पांचवा नियम क्या है? किसी शून्येतर पूर्ण भर गया बोर्ड। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अगला नियम बताते हैं। जल्दी जल्दी नोट मारो भाई, जल्दी जल्दी नोट करो।
तो अगला नियम क्या है, मान लीजिए किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण, शून्य से बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या हो, मान लीजिए एक है, और एक को अगर हम एक से ही भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, भागफल एक मिलेगा। तो वही है कि किसी पूर्ण संख्या को अगर उसी पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए तब हमको क्या मिलेगा, तो एक मिलेगा। ठीक है, 100 है, 100 को अगर 100 से ही भाग दिया जाए तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा। 99 है, 99 को अगर 99 से भाग दिया जाए तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक, तो किसी शून्येतर पूर्ण संख्या को उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर एक प्राप्त होगा, ये लिख लीजिएगा। क्या होगा, भागफल एक प्राप्त होगा। तो इतने नियम थे भाई। क्वेश्चन क्या है, यदि 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है, अतः क्या है, 56 भागे 8, पहला है 56 भागे 8 बराबर 7, दूसरा क्या है 66 भागे 11 बराबर 6 के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए, के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। सवाल समझ में आवा? सवाल देखिए क्या है, सवाल है कि 21 भागे 3 बराबर 7 है, तो इसका संगत गुणात्मक तथ्य क्या है कि मतलब 21 को अगर 3 से भाग किया जा रहा है तो 7 आ रहा है, तो 3 को अगर वापस से 7 से गुणा कर दिया जाए तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। यही तो है, 21 को 3 से भाग किया गया तो 7 मिल रहा है, यानी कि 7 को जब हम 3 से गुणा कर देंगे तो 21 वापस से मिल रहा है हमको। तो इसी तरह से इसका भी क्या करना है, गुणात्मक तथ्य लिखना है। तो 56 को अगर 8 से भाग किया जा रहा है तो 7 मिल रहा है, तो 7 को अगर 8 से गुणा किया जाए तो क्या होगा, 56 ही तो मिलेगा। बस यही हो गया। इसी प्रकार से इसका आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, इस सवाल में कुछ नहीं था, बस ऐसे ही था, लेकिन पूछ सकता है एग्जाम में। अगला सवाल है एकदम छोटा सा, 117 के दो संख्याओं के गुणा के रूप में 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जबकि
एक संख्या तेरह है। कह रहा है कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करो, जिसमें से ये भी दिया है कि एक संख्या क्या है, 13 है। तो एक संख्या अगर दे दिया गया है 13 है और 117 को व्यक्त करना है, तो 117 को अगर आप 13 से भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो बस आपको वही करना है, 117 भागे 13 बराबर क्या होगा, 13 नवा 117, तो यही 9 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 9 होगी। तो 117 को अब व्यक्त करना है तो क्या हो जाएगा, 117 बराबर 13 गुणे 9, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 13 नवा 117, दो संख्याओं का गुणनफल, यही दो संख्याएं तो हैं। कल इसके अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे, आज तो बस कॉन्सेप्ट समझाने के मूड से आए थे कि यही नियम उम बता दें आप लोगों को। बाकी क्वेश्चंस जो होंगे वो कल होंगे। जो एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं। सवाल है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या p संभव है कि p भागे p बराबर p। इसका उत्तर आप लोग देंगे क्या, वो भी तुरंत कमेंट करके। ऐसी कोई पूर्ण संख्या p, मान लेते पूर्ण संख्या क्या हो, वो p हो, तो वो संख्या संभव है। अरे संभव ना लिख जाइए, संभव है कि p भागे p बराबर p, यानी कि p को अगर p से भाग किया जाए तो p ही मिले, उस संख्या को उस संख्या से भाग किया जाए तो वही संख्या भागफल के रूप में मिले। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए, तब तक मैं एक और सवाल लिख दूं नीचे। यदि भाजक 483 भागफल 403 तथा शेष 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तथा शेष 50 हो तो भाज्य क्या होगा भाई, बताइए दोनों का जवाब जल्दी से कमेंट करके। पहला वाला तो अब तक बता भी चुके होंगे, क्या है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या p संभव है कि p को p से ही भाग किया जाए तो p ही भागफल मिले। तो ऐसी इस धरती पर अभी तक केवल एक संख्या है, और वो क्या है, वो संख्या पूर्ण संख्या है एक। एक को अगर एक से भाग करो तो एक एकम एक होता है ना। तो बस यही एक संख्या है, हाँ है। इसका जवाब बताइए। भाजक 483 है, भागफल 403 है, शेष फल 50 है, तो भाज्य बताइए। आज का आखिरी सवाल, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
देखिए, हमने अभी कुछ देर पहले आपको क्या बताया था, एक छोटा सा सूत्र जो कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही जानकार हैं। तो होता क्या है वो, भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल और प्लस में शेषफल, यही तो होता है। कह दो हाँ, यही होता है ना। अब इसमें क्या करना है, सबका मान रख दो भाई। भाजक क्या है, 483 है, तो भाजक की जगह क्या हो जाएगा 483, भागफल है 403 और शेषफल कितना है 50 है। अब इसी को हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। अब इसको 403 से गुणा करना पड़ेगा, तो अब इसी बात पर हम क्या करेंगे, जो अभी वितरण नियम पढ़ा था उसी का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस 50 को अभी थोड़ा अलग रखते हैं, पहले इसको हम ब्रेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा 483 और इससे गुणा करना है किसको, 400 प्लस 3 में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक। और ये प्लस का क्या है 50 इधर लिखा हुआ है। अब क्या हो जाएगा, 400 से पहले इसको गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 के 2, 1 हासिल, 4 अट्ठे 32, 1 33 के 3, 3 हासिल, 4 चौक 16 और 3 19 और 2 जीरो है तो 2 जीरो आ गया। प्लस में 3 तियाँ 9, 3 अट्ठे 24 के 4, 2 हासिल, 3 चौक 12 और 2 14 और प्लस में क्या है 50। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 4 9, ये हो जाएगा 4 2 6, ये हो जाएगा 1 3 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। तो 1,94,699 वो संख्या है जिसको कि अगर 483 से भाग दिया जाए तो भागफल 403 आएगा और आखिरी में 50 शेषफल बच जाएगा। तो आज का सेशन यही तक का था, ठीक है। तो आप लोग इससे संबंधित सवाल ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते एक बार फिर से सभी लोग शेयर करके जाइएगा, जिससे अगर किसी को बाद में ऑफलाइन भी डाउनलोड करके देखना हो तो आराम से डाउनलोड करके देख ले। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको एकदम से मैथ ना आती हो, तो हो सकता है कि उसके लिए क्या हो, ये जो क्लास है वो किसका काम करे, संजीवनी बूटी का कह सकते हैं। क्योंकि भाई गुणा भाग हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। जिसको आता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ में। आज का सेशन यहीं तक का था, बस टाइम हो गया है, 1 घंटे से ज़्यादा चल रहा है, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।